हेलो एवरीवन, क्लास है पार्ट 3 बीएससी पार्ट 3। क्लास है आपकी 8। ठीक है, सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे, सम्मिश्र विश्लेषण पढ़ रहे थे। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? पेपर था आपका सेकंड, कौन सा था? सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था सम्मिश्र विश्लेषण के, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनके बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है विश्लेषक फलन। विश्लेषक फलन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा था कि जब हम सम्मिश्र संख्या जब हम वास्तविक विश्लेषण में पढ़े थे कि हम किसी फंक्शन, हमारे पास कोई फलन होता है, उसकी सीमा कैसे निकाली जाती है, उसकी सात्यता कैसे चेक की जाती है, उसकी अवकलनीयता कैसे निकाली जाती है। ये आपने पढ़ा था सेकंड ईयर में। लेकिन अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपको सम्मिश्र संख्या दे रखी हो तो उसकी सीमा कैसे निकाली जाए, उसकी सात्यता कैसे चेक की जाए, अवकलनीयता कैसे की जाए। तो इस फंक्शन में, यानी इस वाले टॉपिक में, विश्लेषक फलन में, हम यही पढ़ेंगे कि सीमा कैसे निकाली जाती है, सात्यता कैसे चेक की जाती है और फलन कैसे बनते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि पहले फलन आना, कि सम्मिश्र संख्या में जो फलन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले फलन के बारे में देखेंगे। जैसे आप देखते हो कि हमारे पास अगर वास्तविक विश्लेषण होती है तो उसमें एफ ए लिख देते हैं, वाई बराबर एफ एक्स लिखते थे। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या में फलन को कैसे लिखते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है विश्लेषक फलन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सीमा निकालना और फलन निकालना, फलन कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका विश्लेषक फलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पेपर में आता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस पर टॉपिक में से बनते हैं हर साल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम्मिश्र चर की। सम्मिश्र चर क्या होता है? सम्मिश्र चर, सम्मिश्र चर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है y बराबर एफ एक्स दे रखा होता है, तो वहाँ जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे y भी चेंज होता रहेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो फंक्शन, यानी वो फलन किस में है? x में है। तो ऐसी सम्मिश्र संख्या चर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप वास्तव में क्या करते हो, x रखते हो, ऐसे इसमें क्या करते हो, आप z की वैल्यू पुट करते जाते हो। z की वैल्यू पुट करने पर हमारे क्या, फलन की वैल्यू हमारे पास चेंज होती जाती है। यानी यदि z सम्मिश्र चर कहलाता है, यदि z सम्मिश्र चर कहलाता है यदि यह कोई सम्मिश्र संख्या के समुच्चय में से मान प्राप्त करे। यानी अगर आपको, जैसे आपको पता है वास्तव में y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, हम y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, वहाँ x की वैल्यू बदलते जाते हैं तो y की वैल्यू क्या, मान क्या, चेंज होता चला जाता है। ऐसे ही वो क्या कहलाता है? वो वास्तविक फलन कहलाता है। यहाँ सम्मिश्र चर क्या कहलाएगा? यानी z की वैल्यू अगर वो रखते जाएंगे तो z की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, z प्लस आई वाई। ठीक है, और हमें पता है, और x और y कहाँ से होते हैं? रियल नंबर से होता है, वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे बदलते चले जाओगे तो z भी क्या होता है? चेंज होता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र चर। ठीक है, यहाँ पे चर जो वास्तविक में, वो तो चर क्या होता है? x होता है। जैसे y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे चर क्या हुआ? ये हुआ x, क्योंकि बदलने पर क्या होता है? y की वैल्यू बदलती चली जाती है। और यहाँ पे चर क्या होगा? z होगा। सम्मिश्र संख्या में फलन में क्या होगा? z क्या होगा? चर होगा हमारे पास। अब बात करते हैं सम्मिश्र चरों के फलन। अब फलन की बात करें तो चर हो गया यहाँ पे, यानी z क्या, वैल्यू चेंज होते चली जाएगी। अब करते हैं सम्मिश्र चरों के फलन। सम्मिश्र चरों के फलन, टॉप हेडिंग है सम्मिश्र चरों के फलन।
यानी वही जैसे हमारे पास फलन होते थे y बराबर एफ एक्स, जहाँ पे चर क्या होता था, x होता था, x की वैल्यू बदलते जाते थे तो हमारे पास y की वैल्यू बदलती चली जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, सम्मिश्र चरों के फलन क्या होगा, यानी जिसमें चर क्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगी, उसको बदलते जाओगे, फलन भी क्या होगा, बदलता चला जाएगा। तो इसकी परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा क्या कहलाएगी, इसकी परिभाषा कहलाएगी किसी दिए हुए क्षेत्र D में, किसी दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए, Z के प्रत्येक मान के लिए W एक या एक से अधिक मान प्राप्त करता है, उसे सम्मिश्र चर फलन, उसे सम्मिश्र चर फलन कहते हैं। इसे W बराबर एफ जेड से व्यक्त करते हैं। कैसे, देखो किससे लिखते हैं, W बराबर एफ जेड से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, देखो वहाँ पे y बराबर एफ एक्स होता था, जहाँ पे x क्या होता था, चर होता था। मैंने क्या बताया, सम्मिश्र समय क्या होता है, z क्या होगा, चर होगा, तो w बराबर एफ जेड लिख दिया। जैसे यहाँ y लिखते थे, यहाँ इसमें लिखते हैं w, हम w बराबर एफ जेड, यानी z बदलोगे w भी बदलता चला जाएगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे w बराबर जेड स्क्वायर, w बराबर e की पावर z, w बराबर साइन z प्लस कॉस z, इस टाइप के फलन क्या कहलाते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, सम्मिश्र चर फलन कहलाते हैं। जहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल क्या होगा, z होगा, z की बात वैल्यू बदलते चले जाओगे, w भी बदलता चला जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है सम्मिश्र फल को दिखाने का। दूसरा तरीका होता है w बराबर u प्लस आई वी, जहाँ u तथा v z के फलन होते हैं। कैसे होते हैं, यानी इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। एक तो ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है। अब ये दोनों आए कहाँ से, ये चीज़ देखते हैं हम, ये दोनों आए कहाँ से। देखो हमें पता है कि इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे u और v क्या है, z के फंक्शन है, यानी u z प्लस आई बी जेड, इस टाइप से है। और हमें पता है कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे z की जगह क्या लिखता हूँ, x और y, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। बताया था मैंने आपको कि x प्लस आई वाई लिखो या x वाई लिखो, बात बराबर होती है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई। तो एक तरीका ये हो गया। ये दो तीन तरीके होते हैं, इसको बोलते हैं हम सम्मिश्र चरों के फलन। इसके बहुत काम आने वाला है, इसको हमेशा याद रखना कि कैसे लिखते हैं हम, ये बहुत काम आएगा आपके। इसको बोलते हैं z सम्मिश्र फलों के चलन। अब अगली परिभाषा आती है एक समान या एक मानी या बहुमानी फलन। एक समान फलन और बहुमानी फलन क्या होते हैं, देखो एक मानी और बहुमानी फलन। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो पहले लिख रहा हूं एक मानी फलन। क्या होता है एक मानी फलन, ऐसा फलन जिसमें चर z का मान
रखने पर फलन W का मान एक ही प्राप्त होता है, एक ही W का मान एक ही प्राप्त होता है। उसे एक मानी फलन कहते हैं। यानी अगर हमें z, जैसे W बराबर, उदाहरण की बात करें, उदाहरण से समझ में आएगा, W बराबर z स्क्वायर। अब यहाँ पे तो z की तुम z की कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा क्या एक ही मान प्राप्त होगा। जैसे z बराबर 1 रखा तो W बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। z बराबर √2 रखा तो W बराबर √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक मानी फलन कहलाता है, जहाँ पे z की वैल्यू रखने पर, यानी चर z का मान रखने पर सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त हो, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू प्राप्त, एक से ज़्यादा मान प्राप्त ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एक मानी फलन क्या बोलते हैं उसको, एक मानी फलन बोलते हैं। दूसरी परिभाषा क्या की है, वही बहुमानी फलन। ये क्या कहता है, ऐसा फलन जिसमें चर z का मान रखने पर फलन W का मान एक या एक से अधिक हो, उसे बहुमानी फलन कहते हैं। यानी ऐसा फलन जहाँ पे एक वैल्यू रखने पर एक या एक से ज़्यादा फलन प्राप्त होते हो, एक या एक से ज़्यादा मान प्राप्त हों, उसको बोलते हैं एक मानी फलन। जैसे देखो, अगर उदाहरण की बात करें हम, तो उदाहरण की बात करेंगे हम, तो देखो उदाहरण है W बराबर tan इनवर्स z। यानी अगर आप z बराबर क्या रख रहे हो, 0 रखो और π/4 रखो, ठीक है। देखो z बराबर π/4 और -π/4 रखा तो W की वैल्यू z1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, और W बराबर tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है, -π/4। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है इसकी, तो हम क्या बोलते हैं, इसको बहुमानी फलन बोलते हैं। ये होता है बहुमानी फलन। यानी एक मानी फलन ऐसा फलन जिसमें z की वैल्यू रखने पर, z का मान रखने पर सिर्फ एक ही हमारे पास मान प्राप्त हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक मानी फलन। और जहाँ पे एक से ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा है उसको हम बोलते हैं बहुमानी फलन। ये होता है हमारे पास, ठीक है। फलनों के प्रकार हो गए। इसके बाद पढ़ते हैं हम फलनों की सीमा। मेन टॉपिक जो है हमारा है फलनों की सीमा क्या होती है। देखो फलनों की सीमा, जैसे आपको पता है, आपने सम्मिश्र उसमें विश्लेषक फलन में, वास्तविक विश्लेषण में आपने पढ़ा था सीमा कैसे निकालते हैं। अब तक 11-12 में भी आपने पढ़ा था सीमा कैसे निकालते हैं, यानी वैल्यू पुट कर दो वो सीमा निकल के आ जाती है। ऐसी सम्मिश्र संख्याओं में कैसे सीमा निकलती है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में परिभाषा बहुत काम आती है, प्रमेय आएंगी, इसलिए परिभाषा बहुत ज़रूरी है। परिभाषा क्या कहलाती है, देखो सम्मिश्र फलनों की सीमा क्या होती है। परिभाषा, कोई सम्मिश्र संख्या L सम्मिश्र फलनों की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक ε > 0 के लिए
के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो जिसके लिए मॉड fz माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज मॉड z माइनस जेड लेस देन डेल्टा। ये परिभाषा होती है इसकी। ठीक है, आपने वास्तविक विश्लेषण में पढ़ा था, वास्तविक विश्लेषण में आपने सीमा की परिभाषा पढ़ी थी, कुछ ऐसी होती थी। वहाँ पे क्या फ़र्क होता था इसमें और वहाँ पे क्या फ़र्क है? देखो वहाँ पे और इसमें एक फ़र्क है बस। आपने पढ़ा था कि वहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो होता ही था, वहाँ पे बस ये होता था कि n नॉट बिलोंग्स टू n होता था, यानी n नॉट ऐसा वास्तविक संख्या हमें मिलेगी जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। तो यहाँ पे बस एक चीज़ जुड़ के आ गई, z माइनस जेड नॉट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा हमें ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं कि हमारे पास सीमा कोई विद्यमान होगी या नहीं होगी। जैसे आपने वास्तविक विश्लेषण में क्वेश्चन किए थे, ऐसे हम इसमें भी क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पे आपने देखा था कि कई क्वेश्चंस को क्या है, हम आपके क्वेश्चन आते थे कि सीमा निकालिए परिभाषा के द्वारा, यानी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए सीमा निकालनी थी, डायरेक्ट नहीं निकालते थे। ऐसे इसमें क्या होता है, सम्मिश्र विश्लेषण में भी क्या होता है, हम सीमा निकालते हैं और किसकी? परिभाषा का इस्तेमाल करके सीमा निकालते हैं। इसको बोलते हैं परिभाषा सीमा निकालना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करें हम। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है लिमिट z टेंड्स टू I 3z4 माइनस 2z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5/2 माइनस i इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4i। मुझे ये सिद्ध करना है कि इसकी सीमा क्या आ रही है, परिभाषा से सिद्ध करना है कि 4 प्लस 4i आ रही है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल मेथड से, दोनों मेथड बताऊंगा। अगर नॉर्मल मेथड से हम इसको करते तो कैसे करते, देखो पहले नॉर्मल बता रहा हूँ कि डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर परिभाषा का इस्तेमाल बताऊंगा। तो देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, मुझे पता है कि किस पे आई अगर रखूँगा तो ये 0, ये क्या बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है। और 0/0 के लिए हमारे पास कौन सा होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है, यानी हम क्या करते हैं उसमें ऊपर और नीचे दोनों क्या करते थे, अलग अलग अवकलन कर देते हैं। तो अलग अलग अवकलन करूँगा। पहले ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये आई सही आई है गलत आई है। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन के जेड के सापेक्ष होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जिसके सापेक्ष सीमा होती है उसी के सापेक्ष क्या होता है, हमारे पास अवकलन होता है। तो इसका करूँगा तो 12z³ माइनस 6z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू I 12z³ माइनस 6z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 2। अब यहाँ पे z बराबर I रख दूँ तो 12i³ माइनस 6i स्क्वायर प्लस 16i माइनस 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 12i³ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस i होती है। क्यों होती है माइनस i, देखो i³ का मतलब क्या हुआ, i स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, i स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू आई, तो कितना हो गया, माइनस i। ठीक है, ये क्या होती है, माइनस i होती है। तो यहाँ i³ की क्या लिखूंगा, माइनस i माइनस ये कितना हो जाएगा, 6i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 16i माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -12i और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 16i माइनस 2। तो देखो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4i। ये आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब जनरल मेथड से अगर निकालना हो हमें, अगर आपको ये नहीं दिया गया होगा परिभाषा से निकाली, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको परिभाषा से पूछा हो तो परिभाषा कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लिखा रहा हूँ परिभाषा। तो हमारे पास क्या होती है, देखो हमने बताया था आपको कि हमारे पास जो डेफिनेशन कहती है fz माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, यानी एक डेल्टा हमें ऐसा निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो fz क्या दे रखा है मेरे पास, fz दे रखा है 3z4 माइनस
2z³ प्लस 8z² माइनस 2z प्लस 5 अपॉन 2 माइनस आई, और माइनस l कितना दे रखा है 4 प्लस 4i, 4 प्लस 4i लेस देन क्या दे रखा है एप्सिलॉन, लेस देन दे रखा है एप्सिलॉन, जबकि z माइनस z जो लेस है डेल्टा है। अब इसको सॉल्व करूँ मैं, तो इसको सॉल्व कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर लेके एलसीएम लूँगा इसका, तो z माइनस आई ये हो जाएगा 3z4 माइनस 2z³ प्लस 8z² माइनस 2z प्लस 5 माइनस इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 4i, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, तो पूरा क्या आ जाएगा ये इस टाइप से आएगा लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। अब इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो मेरे पास ये क्या है z माइनस आई है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ गया ना मेरे पास, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे वही देखो यहाँ से एक स्टेप अपने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, z बराबर आई नहीं रखना है, z बराबर आई नहीं रखना है। z बराबर आई रखूँगा तो क्या इन्फिनिटी बन जाएगा, 0/0 सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से z का मैंने क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा 3z³। एक काम करो ऐसे करो, यानी हमें क्या चाहिए z नॉट इक्वल टू आई रखना है मेरे को, क्योंकि आई रखा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो मैं क्या रख दूँ, z की जगह क्या रख दूँ, z माइनस आई रख दूँ, ठीक है। z माइनस आई रखूँगा तो यहाँ से कि ये फ़ायदा हो जाएगा कि z माइनस आई और माइनस आई कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, सॉरी z प्लस आई रखो तो आई से आई कट जाएगा, z बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा 3z प्लस आई का क्यूब, सॉरी 4 है यहाँ पे, माइनस 2z प्लस आई का क्यूब प्लस 8z प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 अपॉन नीचे क्या बना z प्लस आई और माइनस आई, यानी z की जगह क्या रखा z प्लस आई, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस 4i, ये मोड में चल रहा है लेस देन एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 3z प्लस आई का स्क्वायर, z प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2z प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 8 माइनस 2z प्लस 5 अपॉन z माइनस 4 प्लस 4i लेस देन एप्सिलॉन। आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना, इसको खोल खाल के सॉल्व करोगे, z से z डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में जो बच के आएगा वो बच के आएगा हमारे पास, ये बच के आएगा मेरे पास 28 आएगा मेरे पास 28, और इसको क्या मान लूँगा z माइनस z नॉट आएगा, यानी लास्ट में क्या आएगा डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल्टा किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन अपॉन 28 से, ये आएगा इसका लास्ट में, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में इसको समझा दूंगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप आएगा 28 और z माइनस z नॉट आएगा, यानी z माइनस आई आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो z माइनस आई आएगा, 28 z माइनस आई आएगा, z माइनस आई क्या हो जाएगा मेरे पास डेल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा हो गया लेस देन एप्सिलॉन, यानी 28 डेल्टा क्या हो गया मेरे पास, डेल्टा किससे छोटा हो गया 28 एप्सिलॉन अपॉन 28 से, तो ये हमारे पास क्या होगा डेल्टा मिल जाएगा हमारे पास, यानी डेल्टा इससे छोटा होगा तब ये क्या करेगा 4 प्लस 4i पे जाएगा, ठीक है। तो आज तो क्लास में यही खत्म करता हूँ, कल हम सातत्य पढ़ेंगे और सीमा के क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते, 1-2 क्वेश्चन और समझेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।